स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, आज 69 साल हो चुके हैं हमें इन पावन पर्वों को मनाते हुए। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में तिरंगा फहराकर सैल्यूट कर दिया जाता है, राष्ट्रगान होता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं। देश के हर जिले, कस्बे और गांव में युवा और हमारे प्रहरी परेड के साथ उस तिरंगे को सलामी देते हैं, उसके सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। इस पावन मौके पर हम सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए नहीं थकते। क्या हमने कभी सोचा कि ये आजादी, ये गणतंत्र राज किस त्याग और बलिदान के बाद मिला? हमने आजादी के संग्राम के बारे में खूब पढ़ा है, किस्से भी सुने हैं। क्या कभी उसे महसूस कर पाए होंगे? किस हैवानियत से अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के दीवाने हर शख्स पर कोड़े बरसाए, आजादी के परवाने हर शख्स को जेल में डाला गया। इनकलाबियों को तितर बितर करने के लिए ना तो आंसू गैस के गोले छोड़े और ना ही हवाई फायर किए, सीधे उतार दी गई गोलियां सीने में। हर उस शख्स को फांसी दी जिसने आगे बढ़कर इनकलाब का नारा देते हुए अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया, जिसने सिर उठाया, आवाज उठाई, गुहार लगाई, परतंत्रता की मुखालफत और स्वतंत्रता की चाहत। ये बातें, ये किस्से आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे क्रांतिकारी से रूबरू हैं जो आजादी के लिए जेल गए, काला पानी की सजा काटी। उनके साथ ही हेमू कालानी और फेमू संतानी को फांसी पर लटका दिया गया। जी हां, ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो भोपाल की तंग गलियों में आजादी के इतने वर्षों बाद भी गुमनाम सा जीवन गुजार रहे हैं। वो हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 94 वर्षीय लक्ष्मण दास केसवानी, जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर सन 1940 में स्वतंत्रता के संघर्ष की शुरुआत की। 1940 में महात्मा गांधी कराची में आए। मैं और मेरे साथी हशू सबनानी वहाँ गए कराची में। उनसे बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई और उनसे जाके कहा कि आप हमें आदेश दीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमें उन्होंने ये कहा कि देखो, एक पंछी जो उड़ता है उसको भी आज़ादी चाहिए, और आप तो इंसान हैं। तो हमने कहा हम कह के आप कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। भाई उनके शब्द थे, कुछ ना कुछ करो, खामोश मत बैठो। आज इनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सुनाते सुनाते उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आम सभा में उनके आह्वान पर एकत्रित लोगों ने सोना, चांदी और रुपया सहयोग के रूप में दिया। सुभाष चंद्र बोस आया। एक बात बताऊं, सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ आया तो 1940 में यहाँ सखर में, तो सखर के लोग कांग्रेसियों को बंद कर दिया गया। तो अब कैसे उसको कौन रिसीव करे? मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, मुझे कहा गया कि ये जिम्मेदारी आप संभालो। चौथराम बड़े था प्रेसिडेंट ने कहा बेटा आप काम करो। तो हमने कहा ठीक। मैं स्टेशन पे गया, कुछ साथियों को लेकर के उसका हार बार पहना लिया, और आज़ाद मैदान सखर में था बहुत बड़ा। मैं खुद लाउड स्पीकर लेकर शहर में अनाउंस करने चला कि देश का बड़ा क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस बंगाली बादशाह यहाँ आए हैं, आप आइए, अधिक से अधिक आइए, हमें सहयोग दीजिए। साहब पूरा आज़ाद मैदान भर गया। और जब मैंने संचालन शुरू किया, मेरी उम्र तो 19 साल की थी, तो 18 साल की थी। तो सुभाष चंद्र बोस देखने लगे ये लड़का इतना सा, और फिर इनके लिए बहुत कुछ कहा। तो सुभाष चंद्र बोस जब बोले, उसके बाद फिर मैंने कहा कि इतने लोग आए हो, कुछ तो हमारे देश के लिए करो। देशभक्त आया है, कुछ रकम दो, कुछ सोना दो, कुछ चांदी दो, हम उसको हाथ में दे दें। तो आप ये विश्वास है कि 5,500 रुपये कलेक्ट हो गए हमारी अपील पे, और 2 चेन आई, 4 अंगूठियाँ आई। वो एक थैली में बंद करके हमने सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। लेकिन लोग इतने उमड़ पड़े थे उसके लिए कि मैं समझ नहीं सका कि भाई इतनी भीड़ आ गई है, इतने पैसे दिए हैं लोगों ने, ये लोगों में इतनी भावना थी।
देश की आज़ादी के लिए, और सुभाष चंद्र बोस को स्टेशन पर छोड़ा। उस दिन इतनी भीड़ थी स्टेशन पर कि निकलना किसी का बड़ा मुश्किल था। स्वतंत्रता के लिए जेल भरो आंदोलन में तो बहुत शरीक हुए, लेकिन ट्रेनों की पटरी उखाड़नी हो या अंग्रेजी सैन्य बलों पर बम फेंकने वाले हजारों में चंद लोग ही थे। उन चंद लोगों में से एक थे लक्ष्मण दास केसवानी। 5 आदमियों ने मिलकर 5 इनकलाबी इकट्ठे हुए। हेमू कालानी भी हमारे साथ ही था। तो हमने बम विस्फोट करना शुरू कर दिए वहाँ। 4 बम तो ऐसे, पुलिस घबरा गई। किसी ने हमारे ऊपर शक नहीं किया, जो हम स्टूडेंट्स थे, और किसी को बताते, घर वालों को भी नहीं बताते। जब 5वां बम हमने कोतवाली में फेंका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोतवाली के 2 कमरे उड़ गए, छत उड़ गई। और फिर हम वहाँ से जब भागे तो रास्ते में एक टांगा खड़ा था, उसमें बैठ कर के 5 भाग आए और अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन अखबार में पढ़ा, एक दिन करते थे बम, दूसरे दिन घर से नहीं निकलते थे। तो अखबार में पढ़ा, कुर्बानी अखबार निकलती थी डेली, कि भाई कुछ इनकलाबियों ने बम ऐसा फेंका, बड़ा ज़ोरदार था कि यहाँ छतें और दीवारें कोतवाली की उड़ गई हैं। और दूसरे दिन पढ़ा कि आईजी पुलिस रे साहब कराची से आ गए हैं, और पुलिस जो वहाँ का कमिश्नर था सिंध का, किली साहब, मुझे याद है ना, वो भी आ गए हैं। और पुलिस को डांटा कि ये 5वां बम है, आप क्या कर रहे हो, आखिर कैसे हो रहा है। बड़ी तरह से, और तो कोई, हम लोगों में से कोई नहीं मिला। और कांग्रेस के जितने थे उन लोगों को सब पकड़ के कोतवाली में बिठा दिया, उसकी पिटाई की। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे पिताजी उसी कोतवाली में पुलिस इंस्पेक्टर थे। मुझे घर से निकलना पड़ा था। तो मेरे पिताजी का भी ट्रांसफ़र हो गया। सीआईडी इंस्पेक्टर, जितने बड़े अफसर थे, सबका ट्रांसफ़र कर, ये निकम्मे हैं कि उनको पकड़ नहीं सकते। 6वां बिल हमने बम फोड़ा तो भी पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो अफसर वहीं ठहरे थे, हमने जानबूझ के। और 7वां बम हमने अंग्रेज़ी, जहाँ अंग्रेज़ लोग रहते थे, एक बहुत छोटी सी कॉलोनी थी, वहाँ बम फोड़ा। तो बड़ा हैरान हो गए, ये कैसे इनकलाबियों को पकड़े नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम 5 आदमी से अपने अपने घरों में चले जाते। तो अखबार में ये पढ़ा था हमने कि ये पुलिस कुत्ते ले आई और पेरू बाट बुलाई हमारे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे, टावर तक, और टावर के बाद तो हम टांगे में बैठ गए, तो उसे हम पकड़ नहीं सके। उसके पश्चात जब 9 अगस्त 42 का महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि डू और डाई, करो या मरो, ब्रिटिश क्विट इंडिया का नारा लगा, तो मैं और हशू 5 ने तय किया कि 2 जाओ, सब मत जेल में जाओ। तो हशू सबनानी और मैं दोनों वहाँ गए और हम गिरफ़्तार हो गए और लाठियाँ खाई, कोड़े खाए, जेल में बंद हो गए। और फिर जब वहाँ से छूटे तो घर पहुँचे तो घर वालों ने कहा आपका दरवाज़ा हमारे लिए बंद है, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, माँ एक थी, वो एक डॉक्टर थी, और दादा जज था, चाचा इंजीनियर था पीडब्ल्यूडी में। तो उन्होंने एक चाबी दी कि सखर के दूसरे तरफ, नदी के उस तरफ एक रोहिणी शहर था, चले वहाँ मकान है, वहाँ जाओ और कुछ पैसे दे के दे, कि अब घर मत आना हमारे। तो हमने कहा ठीक है। और फिर जब हमने एक बम शेड में रखा, मैंने हशू ने, वहाँ फिर गिरफ़्तार हो गए, वहाँ गिरफ़्तार हो गए। लेकिन उनके बाद पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि हम जिसके घर गए, एक अंग्रेज़ इंजीनियर था, उसकी लड़की मैरी और जॉन लड़का हमारे साथ, सामने सेंट मेरी स्कूल था, हम न्यू मॉडल स्कूल में पढ़ते, तो पहचान का था। तो हमने कहा चलो यहाँ इनसे मिल लेते हैं। तो गए तो वो मैकलिन, उसके पिताजी इंजीनियर थे, उसने बिठाया, पानी पिलाया। हम फाटक पे पहुँचे शेड के, तो बम फट गया। पुलिस ने कहा ये 2, चूँकि हम पकड़े गए थे 42 में, तो और फिर ये जो थी, हमने 8वां बम फेंका तो वो 1 मई 1943 था। तो पुलिस पकड़ गई, क्योंकि हम पहले बंद हो चुके थे। मार्शल लॉ लागू था सिंध में, और हमको मार्शल एक्ट में उसने बंद कर दिया, और दूसरे दिन मार्शल लॉ कोर्ट में पेश कर दिया। वहाँ चीफ जस्टिस था, हेस्टिंग्स नाम था उसका, और 2 उसके साथ और जज थे, एक मेजर जनरल कृपलानी, एक मेजर जनरल सक्सेना। उनका कहना था, पुलिस कहती थी ये इनकलाबियन को फांसी लगना चाहिए, लेकिन वो मेजर कृपलानी और मेजर सक्सेना कह लगे कोई प्रूफ तो पेश करो, किसी को फांसी देने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। वो हेस्टिंग्स कह लेंगे बस इनकलाबियों का नाम है,
लेकिन हमने मैकलन को बुलाया कि भाई हम आपके घर आए थे, तो उसने आके गवाही दी कि ये तो हमारे घर आए थे, ये कभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है। तो उनकी गवाही के बाद हमको 2 साल सज़ा आई। हुई 2 साल। हाँ, 2 साल सज़ा आई। कराची गए और कराची में मार्टिन जेलर था, उस खाना ख़राब देता था। तो हमने कहा साहब ये क्या खाना देते, 1000 आदमी बंद हो चुके थे, जेल में जगह नहीं थी, ऐसे ही पड़े थे जैसे जानवर पड़े रहते हैं। तो उसने कहा क्या करना है, मैंने कहा साहब खाना ठीक दो। तो उसने गाली दी मुझे, जब गाली दी मुझे गुस्सा आ गया, जवान था, एक चांटा मार दिया मार्टिन को। तो उसने 1 घंटे के बाद पुलिस बुला करके अपने दफ्तर में बुला करके हमें लाठियों से पिटवाया। और 2 रोज़ के बाद हमें बिस्तर बिगाड़ कहने जाओ हम दूसरे जगह आपके जेल में ट्रांसफ़र किया है। जब वो क्यामाड़ी पोर्ट पे ले आए पुलिस, हमने कहा भाई ये जेल थोड़ी, ये तो पोर्ट है। कहने लगे आपको हम काले पानी में भेज रहे हैं। भाई हमारे सजा तो कराची नहीं, कहने लगे हमें आदेश है मास्टर साहब का। तो एक स्टीमर आया, हमको इस स्टीमर में बिठाया, पुलिस के 4 जवान चले, हम 2 थे और 4 चले। और वहाँ जब काले पानी में पहुँचे, बिल्कुल जंगल था, आजकल सुना है वहाँ तो बड़ा शहर बन गया है। और हमको उतारा, 7 महीने 1 दिन वहाँ रहा। 7 महीने के बाद उसका कोई उतर न आया, तो हमको काले पानी से रिहा कर दिया गया। और हम जिंदा क्यों रहे, ये हम एक बात बताते, ख़ास बात है। मुझसे पहला जो इनकलाबी था, उस कमरे में नीचे जो कंबल पड़ा था, तकिया बकिया नहीं देते। रात को मैं रुमाल ढूंढ रहा था, तो उसके नीचे हाथ चला गया, तो देखा तो कोई एक तेज़ तलवार जैसी चीज़ पड़ी है। सुबह सूरज निकला सामने, खिड़की से सूरज का रोशनी आई, तो देखा कि एक बड़ा कांच था जिससे कुछ काटा जा सकता है। तो हमने कहा ये कुछ यहाँ हुआ है। तो सामने ऐसे खिड़की थी, उस खिड़की के 2 हिस्से काट दिए थे उसने, ऐसे काट दिए जिसको पता नहीं चला, 2 बाकी हमने काटे। और फिर काट करके खिड़की उठा के नीचे रखा, और बाहर बंदर जो थे वो ऊपर से नारियल फेंक रहे थे गीले, वो हम रोज़ 1-2 नारियल लेकर के कांच से काट के खाया करते, इसीलिए ज़िंदा वापस पहुंच गया हमें, नहीं तो नहीं पहुंचा। वहाँ बहुत मर जाते थे लोग। खाना नहीं मिलता था वहाँ? खाना इतना, मैडम क्या बताऊँ, गंदे में गंदा खाना। 2-4 बार तो हमने खाना ही नहीं खाया, सिर्फ वो नारियल के उस पर जिंदा रहे थे। कहीं सड़ी ज्वार, कभी सड़ी गेहूं का वो आटा, सब्ज़ी बिल्कुल गंदी, रोज़ दाल भी गंदी, उसमें पड़े रहते थे पत्थर ये वो, इसीलिए बहुत से लोग मर जाते थे, क्योंकि खाना बहुत ख़राब होता था। मैं तो दाद देता हूँ, सावरकर जो को जैसे 10 साल काटे वहाँ, इतने भयंकर जेल में, और वो जिंदा निकला हमारी तरह। काला पानी से लौटने के बाद बेघर हो चुके केसवानी ने पत्रकारिता में हाथ आजमाया और उनके पहले ही एडिटोरियल ने ख्याति दिलाई। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने नेहरू से जिन्ना तक जैसी हस्तियों का इंटरव्यू लिया, देश के भविष्य की संभावनाओं को खंगाला और देश के रणनीतिकारों को अपने सुझाव दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1945 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी भी गए थे, जिन्ना भी गए थे, लियाकत अली भी गए थे। तो वो भारत एटले ने कहा उससे कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि विंसेंट चर्चिल का ये कहना था कि सारा देश एकदम सब मत करो, टुकड़े टुकड़े कर दो। तो ये राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस आई, तो मैंने एक पुनिया था, उस दिन छुट्टी पे था, एडिटोरियल मैंने लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश के टुकड़े कराने के लिए भी तैयार है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में है। बहुत लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि आपने सत्य लिखा है। मैंने कहा भाई ये देश के टुकड़े, लेकिन जो फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लियाकत और जिन्ना, गांधी ने उसके हाथ, मैंने अखबार में देखा कि हाथ पकड़े कि देखो देश के टुकड़े मत कराओ, आपको हम जो चाहो राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। जिन्ना नहीं माने कि नहीं, हमको तो इस्लामी देश चाहिए। तो चर्चिल भी वहाँ मौजूद था उसमें, तो एटली प्राइम मिनिस्टर था। अगर चर्चिल होता तो कभी आज़ादी नहीं मिलती। विंसेंट चर्चिल इतना बदमाश है वो। तो तय ये हुआ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। तो मार्च 1947 में जिन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, मुस्लिम लीग ऑफिस में। मैं ये सिंध ऑब्जर्वर की तरफ से वहाँ गया, और भी कुछ लोग आए, 10-12 लोग। उस वक्त इतनी प्रेस नहीं थी। तो जैसे बैठे, लियाकत अली भी वहाँ आया था,
गजनफर अली भी था एक मुस्लिम लीग का, जाफ़र खान जमाली भी था और सहरवर्दी भी था, मोहम्मद बख्श भी था, ये खान बहादुर अयूब खान खोड़ो भी था, जितने लीगी थे सब मौजूद थे और मुझे सब जानते थे क्योंकि मैं रिपोर्टर था, अकेला ही वहाँ चीफ रिपोर्टर। तो उसने कहा देखिए जिन्ना साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने हाथ उठाया, हाँ कहिए उसको नाम मालूम था मेरा केस वाले को, कहिए मिस्टर रिपोर्टर क्या। मैंने कहा सर वो मैं ये पूछना चाहता हूँ जब पाकिस्तान होगा हिंदुओं का क्या होगा, उसके सुरक्षा के लिए ये मंदिरों का क्या होगा, जो सरकारी मुलाजिम हैं वो क्या होगा, फौज में कितने हिंदू भरेंगे आप, और शिक्षा का क्या होगा कि आप ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती सबको लगाएंगे कि अरबी पढ़ो। कहेगा अभी हमारी कोई नीति नहीं है, जब पाकिस्तान हो जाएगा फिर नीति बनाएंगे, अभी कुछ नहीं बनाएंगे। 20 अगस्त को हुआ था, हम 22 तारीख को वहाँ से चले, 23 अगस्त को क्वेटा के उस स्टेशन प्लेटफार्म पर मैं पहुँचा था। क्वेटा? हाँ, क्वेटा सुबह 9 बजे थे, पाकिस्तान की राजधानी थी पाकिस्तान का। तो वहाँ उतरा तो सारा रथ पर था खून, कुछ अंगुलियाँ कटी पड़ी थी, तो मैं भयभीत हो गया कि अब कैसे जाऊँ बाहर, ये तो खून से, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, बाहर निकल आया। छोटी सी अटैची थी, एक टांगा खड़ा था, बड़ा लंबा टांगा होता था, यहाँ नहीं है कोई, तो उसमें बैठ गया। उसे कहा भाई यहाँ सर्किट हाउस है, कल हाँ, मैं कहा वहाँ ले चलो। वहाँ गया तो वहाँ सर्किट हाउस वाले से कहा भाई कमिश्नर साहब से बात करवाओ मुझे, तो उसने असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दिया, यूसुफ खान नाम था उसका। तो मैंने कहा मुझे कैंप तो दिखाओ, क्या हाल है यहाँ। तो कैंप में लगा, अरे साहब मैं रो बैठा, बच्चे रो रहे थे, किसी का आदमी नहीं है, किसी की औरत नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। और वो जब ले चला रास्ते में एक सरदार का सिर कटा हुआ पड़ा था रास्ते में, किसी के हाथ कटा पड़ा था, किसी गवाह के कत्लेआम हुआ था। तो मैं भी रो बैठा था, हालत देखकर बहुत ख़राब हालत हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं पैसे देता हूँ, इन बच्चों के लिए दूध तो मंगवाओ, कहले मैं कर रहा हूँ इंतजाम। उसने किया इंतजाम। फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि ये जितनी कैब में लोग पड़े कब तक होंगे, तो आप स्पेशल ट्रेन चलाओ, इसको सबको दिल्ली भेजो। तो कहें ये तो हम नहीं कर सकते। तो मुझे वो कमिश्नर के पास ले गए। मैंने कहा कमिश्नर साहब आप नहीं बोल सकते, जिन्ना के फ़ोन लगाओ मैं बात करता हूँ। तो उसने जिन्ना साहब को लगवा, कहने लगे एक रिपोर्टर गए मैं जानता हूँ इसको। मैंने कहा साहब ये हालत है, आपका कम से कम स्पेशल ट्रेन। तो 2 स्पेशल ट्रेन चली और तीसरी भी चली थी, मैं तीसरी में खुद बैठ गया। फिर लाहौर में जो दंगा हुआ था मुझे कहा गया, मैंने कहा साहब मैं नहीं जाऊँगा, मैं एक बार कोयटा में देखा, मेरे बस का नहीं है। तो लाहौर में इतना भयंकर दंगा हुआ था, कराची में हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना वहाँ तो कत्लेआम हुआ था। अच्छा, हिंदुस्तान में कत्लेआम ज़्यादा हुआ था या पाकिस्तान में ज़्यादा हुआ। हिंदुस्तान में तो नाम मात्र हुआ था, हिंदुस्तान में पंजाब में बिल्कुल नाम, सिर्फ पंजाब में ही हुआ था और कहीं नहीं हुआ। पंजाब में 8-10 आदमियों का कत्ल हुआ था, बाकी जो पाकिस्तान का हिस्सा था पंजाब का, वहाँ तो हज़ारों लोगों का कत्ल हुआ था। इसी दौर में जिन्ना से कई प्रश्न पूछने पर जिन्ना केसवानी के दुश्मन बन गए, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। वहाँ के कांग्रेस के लीडरों ने ये जब सुना तो हाई कमिश्नर श्री प्रकाश 17 तारीख को कराची पहुँच गया, 14 को पाकिस्तान, 17 को आया और उसके ये प्रेशर आ गया। उसने कहा आदमी चाहिए, तो उन्होंने कहा फील्ड ऑफिसर लक्ष्मण दास केसवानी को रखो, नहीं तो इसको फांसी पे लगवा देगा जिन्ना। श्री प्रकाश ने कहा अच्छा ऐसा है, तो उसने मुझे फील्ड ऑफिसर करके इंडियन हाई कमीशन में रख दिया। तो थोड़ा शांत हो गया कि अब हमारे हाथ में जाएंगे, क्योंकि मैं भारतीय हो गया इसमें, भारतीय हाई कमीशन। और वहाँ फिर लोग यहाँ आते थे, तो हाई कमिश्नर देखा ये काम का लड़का है, तो उसने मुझे कैंप कमांडेंट बना दिया कि जो लोग वहाँ से आते थे तो उसके लिए हम स्टीमर में इंतज़ाम करते थे, पास देते थे और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। इस तरह मैंने 1 लाख लोगों के इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने हस्ताक्षर किए और यहाँ भेजे। और उसके बाद मुस्लिम लीग की सरकार थी, चूँकि वो जानते थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इसको निकालो, नहीं तो हम इसको निकाल ही देंगे। तो हाई कमिश्नर बोले ये काम का लड़का है, इसको कैसे करें। तो उसने फ़ोन किया कि भाई ये हालात है, तो वहाँ से आदेश आया कि इसको यहाँ भेज दो। तो मुझे अक्टूबर 1948 में ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली में
विदेश विभाग में अंडर सेक्रेटरी करके। वक्त का एक दौर और गुजरा। अधिकारियों की अफसरशाही की बगावत का खामियाजा ये हुआ कि उन्हें इंडियन हाई कमीशन से सस्पेंड कर दिया गया। आखिरकार एक बार फिर पत्रकारिता में हाथ आजमाया। मर्जर मूवमेंट के समय 1949 में भोपाल में हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ रिपोर्टर बन गए। तो हम आए हिंदुस्तान टाइम्स ऑफिस में। देवदास गांधी महात्मा गांधी जी के सुपुत्र थे। तो मैंने उसको कहा, अरे कह लगे मैंने आपकी एडिटोरियल पढ़ी थी, आपने बहुत सच लिखा था। ये देवदास गांधी महात्मा गांधी का बड़ा सुपुत्र था और देश का जो पहला वायसराय था राजगोपालाचार्य, उसका दामाद था। कह लगे भोपाल में मर्जर मूवमेंट चल रहा है, आप वहाँ चलियो। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया। 5 दिन तो दिल्ली में रखा और उसके बाद भोपाल भेज दिया मुझे। 49 की बात है ये। मैं यहाँ चला आया 49 में। तो यहाँ मर्जर मूवमेंट चल रही थी। तो ये जुमेराती है झंडा चौक, वहाँ ये सारे लोग मर्जर मूवमेंट के चिल्ला रहे थे। तो ये बस वक्त चतुर नारायण मालवीय यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ हम भी खड़े थे देखने के लिए। जितना खिलाफ होता था, जितने मूवमेंट चली, तो हिंदुस्तान टाइम्स का मैं रिपोर्टर पर मैं उसको लिखता था, भाई ऐसा ऐसा जुल्म हो रहा है ऐसा। तो उसको नवाब साहब ने कहा कि इस साले को ढूंढो, कौन सा ऐसा पत्रकार है जो हमारे खिलाफ बकवास लिखता है। और मैंने तो इधर लिखा, जो इतना ये काम कर रहा है ये तो फांसी के लगने के काबिल है। और अखबार ने छाप दिया था। तो कहने लगा इसको ढूंढो। तो किसी ने बताया और मुझे पकड़ लिया। तो शंकर दयाल जी वहाँ और मास्टर लाल सिंह जी, ये सब कांग्रेसी, कह रहे आप तो हिंदुस्तान टाइम्स में कहा साहब पकड़ के लाया, कहते हैं आप नवाब साहब के खिलाफ लिखते हो, बकवास करते हो, बंद कर लिया है। तो मैं 10 दिन वहाँ, तो 10 दिन के बाद वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। तो देवदास गांधी को मालूम होगा, क्योंकि मेरी डाक जो आती थी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आती थी। तो पोस्ट ऑफिस में एक सोलंकी से, तो उसने डाक वापस कर दी। उसने लिख दिया कि आपका रिपोर्टर बंद हो गया। तो उसको पता चल गया। उसने कहा कि इसको तो छुड़वा। तो मेनन से कह दिया और मेनन आते से मुझे छुड़वा दिया। और बनर्जी साहब चीफ कमिश्नर आए, उससे कह के गए इस लड़के का ध्यान रखना। तो उसने कहा ठीक है साहब। फिर वो मुझे 1950 में यहाँ पत्रकारिता के मान्यता प्राप्त हो गई। आज आम नेता बतौर पहचान खादी पहनते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब खादी पहनने वाले को इनकलाबी कहा जाता था। खादी पहनने वाले को पुलिस और सीआईडी की नज़र रहती थी कि ये खादी पहनता है ये इनकलाबी होगा। तो इसीलिए बहुत कम लोग पहनते थे खादी। हम लोग सिर फिरे थे इसीलिए। हमें कहते थे कई ये अफसर लोग, काहे को तुम्हारा, अंग्रेज लोग कहते काहे को तुम्हारा सिर फिरा जी, ऐसे बोलते थे। हम सुनते थे ठीक है। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी लोग जो थे, सिंधी लोग, वो कहते देशभक्त थे, ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं। डरते थे, कहते सबके सामने नहीं कहते थे। और वो सपोर्ट करते थे। एक बात है, जी जान से सपोर्ट करिए हम लोगों की, नहीं तो देश आज़ाद नहीं होता। अगर वो सपोर्ट नहीं करते हमको, तो धन की, तन की, मन की, तीनों ही सपोर्ट करते थे, तभी देश आज़ाद हुआ है। आपातकाल में मीसा के तहत जेल गए नेताओं को उच्च पदों पर नवाजा जाता है। हैरत होगी आपको जानकर, इन्होंने सम्मान तो हर राष्ट्रपति से पाया, लेकिन जब पद्मश्री की बारी आई तो जिला प्रशासन के तहसीलदार स्तर के अधिकारी ने इन्हें भी नहीं छोड़ा और 30,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। डॉक्टर शंकर दयाल से कहा, यार तुम मेरे दोस्त रहे हो, कुछ नहीं। हाँ, उसने एक बात जरूर की, लेकिन वो हो नहीं पाई। उसने, मैंने दरख्वास्त मुझसे ले ली कि पद्मश्री के लिए, तो उन्होंने यहाँ भेजी कलेक्टर के पास। एक तहसीलदार आया यहाँ, मैं नीचे रहता था। अब ये 2 मंजिल तो मेरे लड़के ने बनाई, ऊपर मैं नीचे रहता था ग्राउंड फ्लोर पे। तहसीलदार आया, कह लगे ये आया है। तो मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। कह लगे आप मेरे घर आइए। मैं उनके घर गया डॉक्यूमेंट्स ले करके। कह लगे ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या लाया हो? सब कुछ नहीं लाया भाई, कम से कम 30,000 रुपये दे दो। मैंने कहा साहब पैसे दे करके मैं तो कोई कुछ पद लेना नहीं चाहता, मैं तो देशभक्त हूँ, मैं कभी रिश्वत दूंगा नहीं कभी भी, किसी भी हालत में।
ये मैं भ्रष्टाचार देश में फैलाना नहीं चाहता। उसने रिपोर्ट ही नहीं भेजी। तो जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ आए तो कहने लगे यार वो आपकी रिपोर्ट, मैंने कहा साहब वो 30,000 रुपये मांग रहे थे। उसने कहा मैं रिपोर्ट नहीं भेजूँगा, इसलिए नहीं भेजी, आप कुछ कर सकते तो करो। लेकिन वो शंकर दयाल बड़ा कमज़ोर आदमी था, हम तो क्या अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सका, तो हमारे लिए क्या करता वो। और दूसरी बात, ये मैडम थी ना राष्ट्रपति, ये पाटिल वहीं थी। तो मैं जब गया तो इनका एक पड़ोसी मैं साथ ले गया था, रावेर में रहता है वो, हमारे सिंधी समाज के एसोसिएट प्रेसिडेंट है। उसने कहा दादा को पद्मश्री तो दो, तो एक दरख्वास्त लिख के ले ली और उसने भी यहाँ भेजा। मेरे बच्चे को मालूम है, वो यहाँ आए, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो सारे पैसे मांग रहा था। दूसरी बार मार खाई, हमने पैसे तो नहीं दूंगा। वो 1 लाख रुपया मांग रहा था। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं नहीं दे सकता। पाटिल ने लिखा मैं जानती हूँ आपको, आप फ्रीडम फाइटर हो, आपने बहुत सैक्रिफाइस की है, इसीलिए उसने लिखा, मेरी दरख्वास्त पे लिखा। स्वतंत्रता के लिए हर पीड़ा प्रताड़ना लक्ष्मण दास केसवानी ने हंसकर झेली, लेकिन आजाद देश ने शायद ही उसके बदले में उन्हें कुछ दिया हो। उसके बावजूद आज भी वो बहुत खुश हैं देश को आगे बढ़ता हुआ देखकर। इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने जो इनकलाब किया, वो देश आज़ाद कराया और आज हिंदुस्तान सारी दुनिया के नक्शे में एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। और हिंदुस्तान में 1 अरब 20 करोड़ लोग पैदा हो गए हैं, इतना बड़ा हिंदुस्तान हो गया है, इतना साइंसदान होते हैं, इतने इंजीनियर हो गए हैं, इतने साइंस हो गए। उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। इतना जो इनकलाबियों ने इनकलाब लाया उसका ये फल मिला है, कितना एजुकेशन है, इंजीनियर हुए, बड़े ICS IAS अफसर हुए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और देश ने बड़ा विकास किया है, ऐसा विकास तो हमने कभी देखा नहीं था अपने जीवन में। आज वो विकास हम देख रहे हैं, भयंकर विकास हुआ है, लेकिन साथ साथ भ्रष्टाचार भी हुआ है। ये सत्य बात यही है, जितना विकास हुआ है उतना भ्रष्टाचार भी हुआ है। हम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मण दास केसवानी को नमन करते हैं और कामना करते हैं कि इनका जीवन इसी तरह सुखमय और कष्ट रहित रहे।